स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर जितनी भ्रांतियां और स्टोरीज हैं, उतनी ही ज्यादा स्टोरीज उसके डिक्लाइन को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स। और आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कई नामों से आप इसको जानते हैं। बात यह है कि ये आई कैसे भारतीय सभ्यता में, इंडस या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसका उद्भव कैसे होता है, अचानक क्या आ गई, क्या वैक्यूम में थी ये, और गायब भी कहां से हो जाती है। क्योंकि टाइम पीरियड जो है लगभग 3000 BC से लेके 1900 BC तक का, ज्यादा समय नहीं था, अचानक से आई और खत्म हो गई। इन सब का जवाब मैप के थ्रू मिलेगा, पर्टिकुलरली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज ओरिजिन कैसे होता है और डिक्लाइन कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले जो इंडियन सिविलाइजेशन को क्वेश्चन करते थे वो थे ब्रिटिशर्स। वो बार बार ये बात कहते थे कि हिंदू या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में पनप ही नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं से कॉपी होकर आई है। और कॉपी करने के लिए जैसे एक आंसर शीट आप कॉपी करते हैं बगल वाले से, तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर किया जाता था उसके बगल वाले सिविलाइजेशन के साथ। दोनों की मैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं दोनों की फिजिकल लोकेशन बता दूं, जरा ब्रिटिशर्स के इन सुझावों को देखिएगा। ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे हमारे बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप यहां पर देख रहे हैं मेसोपोटामियन सील, क्या ये इंडस वैली के सील जैसा दिखता है? जी हां, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि देखो भैया, आपने कॉपी किया है। दूसरी चीज, उनकी स्क्रिप्ट भी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पिक्चर्स थे उनके स्क्रिप्ट में। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में भी पिक्चर्स थे। और उनकी पॉटरी देख लीजिए और हमारी पॉटरी देख लीजिए, यह है मेसोपोटामियन पॉटरी और वो है इंडस वैली की पॉटरी, है ना दोनों सेम। बस यही सबूत ब्रिटिशर्स ने हमें दिए कि देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में पनपने वाला कोई सिविलाइजेशन नहीं है, वो कॉपी किया गया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो बात आती है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहां था और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां था। आइए दोनों सिविलाइजेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। नाउ दिस इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है। यहां पर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ एक अखंड भारत की तरह था उस समय। दो इंपॉर्टेंट नदियां थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की न्यूक्लियस बन रही थी, यानी कि उनका केंद्र बिंदु थी। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से या एक विजुअल तरीके से आपको बताना चाहूं तो वो दो नदियां, एक तो इंडस है जो इस प्रकार से जा रही थी, राइट, और दूसरी इंडस के साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि झेलम, चेनाब, रवि और उसके बाद में व्यास। हालांकि व्यास इज वन ऑफ द रिवर्स दैट फ्लोज कंप्लीटली इन इंडिया, आज के भारत में वो कंप्लीटली फ्लो करती है। और उसके बाद में सतलज जो क्रॉस करके पाकिस्तान भी जाती है। एक्चुअली ये न्यूक्लियस थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन ब्रिटिशर्स जो कहा कर रहे थे कि आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कॉपी किया है, वो एक्चुअली हमारी जस्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड थी। यहां पर आप पर्शियन गल्फ जैसे ही होकर आगे जाएंगे, दो नदियां आपको मिलेंगी, यूफ्रेट्स और टिग्रीस। इसी न्यूक्लियस पे बसा हुआ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जी हां, इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम लेकर ब्रिटिशर्स ये बार बार कहा करते थे कि देखिए सर, आपने इनसे अपने आप को इन्फ्लुएंस किया है, अपने आप को कॉपी किया है। हम देखेंगे कि क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, बिकॉज दिस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए देखते हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को, और क्या हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि नहीं। बड़े साफ सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडस वैली को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, और इंडस वैली को भी मैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने आपको बताया, नदियों के मैप से बनता है, क्योंकि नदी ही हमारी सभ्यताओं का नाम रखती हैं और नदी के ऊपर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम पड़ा हुआ है। सो इंडस
विच इज ओरिजिनेटिंग नाउडेज इन चाइना। उस जमाने में हम नहीं कह सकते थे, बट हाँ ओरिजिनेशन होकर हमारे जम्मू कश्मीर से बहकर वो पाकिस्तान से बहती हुई कराची के आसपास वो अरेबियन सी में एंटर करती है। ये हमारी न्यूक्लियस बन रही थी। यहां पर मौजूद टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और रादर आई वुड से व्हेन इट ओपन्स टू द माउथ ऑफ इंडस, ठीक यहां पर एक बहुत पुरानी सिटी, इंडस वैली सिटी की खुदाई चल रही थी। उस सिटी का नाम था मोहेंजोदाड़ो। मोहेंजोदाड़ो का लिटरल मतलब होता है द माउंड ऑफ डेड, जो मरे हुए लोगों का माउंड है, जो किला है या एक प्रकार से फोर्ट होगा, वो मोहेंजोदाड़ो होगा। एक और सिटी थी जिसके बारे में एक्सकवेशन हो रहा था, जो रावी नदी के राइट हैंड साइड पर मिलती है। तो रावी नदी पहले झेलम, फिर चेनब, और उसके बाद में मिलती है इंडस से रावी नदी। रावी इज ऑल्सो वेरी क्लोजली फ्लोइंग टू लाहौर। लाहौर सिटी भी रावी के किनारे है, लेकिन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड यू फाइंड टुवर्ड्स द साइड ऑफ पाकिस्तान यू विल फाइंड हड़प्पा। सो हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो, ये दो ऐसी सिटीज बनी जिनकी एक्सकवेशन सबसे पहले हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा की एक्सकवेशन सबसे पहले हो रही थी। इसकी कहानी 1826 से शुरू हो जाती है, जब ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, यानी कि हमारे आज के पंजाब प्रोविंस के आसपास अफगानिस्तान में भी रेलवे लाइंस लगाने के लिए खुदाई करने लगे। जब वो खुदाई करने लगे तो उन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिलने लगी। उसके बाद 1921 के बाद एक मुकम्मल तौर पर, बड़े तौर पर लार्ज स्केल एक्सकवेशंस शुरू हो जाती हैं और हमें हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो सिटीज को विस्तार से देखने का मौका मिलता है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि क्या ब्रिटिशर्स जो कह रहे थे कि हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो पर्शियन गल्फ के उस पार है, क्या हम उससे प्रभावित हैं? दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से टू अस। आंसर इज नो। एक्चुअली हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पहले सिटीज में से थे ही नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक्चुअली इंडस के ठीक वेस्टर्न साइड पे आप अगर थोड़ा सा वेस्ट और जाएंगे, एक नदी और बह रही थी जिसका नाम था नल, NAL, नल। नल नदी ठीक इस प्रकार से बह रही है और इसके नॉर्थ से लेके साउथ में कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं जो इंडस वैली में 7000 BC से लगातार चले आ रहे थे। यानी कि इंडस वैली के मैच्योर टाइम पीरियड से 4000 साल पहले से कुछ साइट्स चले आ रहे थे। वो कौन से साइट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहला साइट हमें क्वेटा के पास मिला। सो क्वेटा, मुंडिगाक, उसके बाद में क्वेटा, उसके बाद में कुली, नल, जोब एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि ये रेड में जो मैंने मार्क किया है, ये जो पहले के इंडस वैली के साइट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफैक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए, इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स, जिसको पॉटरी को हम कहते हैं ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी, वो सबसे पहले हमें मिलना शुरू हुआ मुंडिगाक में, क्वेटा के पास में, जोब के पास में, नल, कुली के पास में। These were all the sites, यानी कि these were the earliest sites of the Harappan or the Indus Valley civilization। और कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। 7000 BCE से चले आ रहे परंपरा को, यानी कि 7000 BCE से चले आ रहे टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस वैली, इंडस के वेस्टर्न साइड में जो नदियां बह रही थी, पहले इंडस वैली के लोगों ने उसे अपना घर बनाया। और उसके बाद जब मैच्योर फेज आया इंडस वैली का, यानी कि फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 2500 BC और इवन यू कैन गो बियॉन्ड दैट टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1900 BC, आप देखते हैं कि इंडस वैली का मैच्योर पीरियड शुरू हो जाता है। यानी कि लोग सबसे पहले वेस्टर्न साइड पे बसना शुरू हुए और फिर हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो जैसे बड़े साइट्स का विस्तार होने लगा। सिर्फ यही बड़े साइट्स नहीं थे, गुजरात में धोलावीरा या लोथल जो एक पोर्ट भी बना,
या रंगपुर, रोजड़ी, सोमनाथ जो आज मंदिर के नाम से है वो भी हड़प्पा का एक बहुत महत्वपूर्ण साइट हुआ करता था, वेरावल के नाम से जाना जाता था। सो वेरावल, सोमनाथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हुआ करते थे टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट। अगर मैं उसे प्रेजेंट डे इंडियन मेनलैंड में देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कालीबंगन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ राजस्थान, और बनावली टूवर्ड्स द एरिया ऑफ हरियाणा, या आलमगीरपुर जो आज के उत्तर प्रदेश में है। बनावली हो, कालीबंगन हो, या रोपड़ हो पंजाब का। These were some of the most important sites of the Indus Valley civilization. तो अगर मैं इसे मैप करने जाऊं, अगर मैं इसे देखने जाऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुख्य साइट्स कैसे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो मैप, इंडस वैली का मैप कुछ ऐसा नजर आएगा जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं। इट कवर्स होल ऑफ गुजरात टिल द एरिया, सदर्न मोस्ट एरिया जो है वो हमारे मालवन का पड़ता है, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। ये एक क्रिसेंट बनाता था। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये ऐसा हमेशा नहीं रहता है। 1900 में आते आते तक इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से डिक्लाइन करती है और बहुत जल्दी ही डिक्लाइन करती है। इसके क्या कारण थे, क्या मुख्य बिंदु थे, और क्या हम मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड भी करते थे, क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारे साथ ट्रेड करती थी, ये बात बस दूसरे चरण में। तो सेकंड चरण में बात हम कर रहे थे ट्रेड की, कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर भी रही है कि नहीं। एक्चुअली बहुत इंट्रिकेट नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड हुआ करते थे और ये सिटीज देख के ही आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इन सिटीज को और कैसे ये हमारे वेस्टर्न साइड में, यानी कि जो आज विश्व का मिडिल ईस्ट है, वहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये यूफ्रेट्स और टिग्रीज के पास जो नदियां जा रही हैं, इसके साथ कैसे ट्रेड किया करते थे। तो मैं आपकी मेमोरी को वापस जॉग डाउन करने के लिए बता दूं कि यहां पर यूफ्रेट्स और टिग्रीस नदी थी और यही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट बेड हुआ करता था। इनकी मुख्य सिटीज वॉज फॉर एग्जाम्पल अन न्यार या उर, निपुर और किश हुआ करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे। इनफैक्ट उर, निपुर और किश, ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे मेसोपोटामिया के, जो मुख्य केंद्र थे। एक्चुअली हमें यहां से उर, निपुर और किश में अपने सामान पहुंचाने होते थे। इनफैक्ट उर सिटी में, मेसोपोटामिया में, इंडस वैली के स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, सील्स भी मिली हैं और हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स भी मिले हैं। और वो सब क्या हैं मैं तुरंत आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखते हैं ट्रेड नेटवर्क्स। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुख्य सिटीज हुआ करते थे, अगेन वी विल ड्रॉ द इंडस वैली और द इंडस रिवर। ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है टूवर्ड्स द अरेबियन सी, और इनकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, अगेन अगर आप झेलम, चेनब और उसके बाद रावी को ले लें, रावी के ठीक राइट बैंक में हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो विच वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इंडस। अब ये दो मुख्य सिटीज के अलावा, मोहेंजोदाड़ो और इंडस के अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे जो एक्सपोर्ट में काम किया करते थे। सो फॉर एग्जाम्पल वेरावल का जो साइट मैंने आपको बताया था गुजरात में, वो जो आज प्रेजेंट डे सोमनाथ में है। भोगावा नदी ठीक थोड़े से ऊपर अगर आप जाएंगे तो भोगावा नदी के किनारे, गल्फ ऑफ खंबात से ठीक थोड़ा ऊपर भोगावा नदी के किनारे बसा हुआ था हमारा पोर्ट सिटी लोथल। ये एक एक्सपोर्ट हब हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जब भी एक्सपोर्ट सी के थ्रू जा रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सी के थ्रू एक्सपोर्ट करने में और बोट्स यूज करने में काफी सक्षम थे, काफी माहिर थे। सो लोथल से वेरावल, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिटी थी टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ इंडस, इसका नाम अल्लाह दीनो है, जो आज के प्रेजेंट कराची के बहुत पास में है। सो अल्लाह दीनो
दैट वॉज द अदर इंपॉर्टेंट साइट जो मोहेंजोदाड़ो के नीचे आया करता था, इंडस के किनारे पर बसा हुआ। अल्लादीनो से इंडस वैली के टूवर्ड्स द वेस्टर्न मोस्ट साइट, इंडस वैली का जो वेस्टर्न मोस्ट साइट था वो था सुक्ता गेंडोर। सो ये इंपॉर्टेंट 4-5 सिटीज जैसे लोथल, वेरावल, अल्लादीनो, मोहेंजोदाड़ो और सुक्ता गेंडोर ये थ्रू आउट डॉटेड होते थे और यहां से ट्रेड्स चला करते थे। ये सिटीज एक्सपोर्ट करती थी पहले उमन यार को, दिस वॉज राइट एट द हॉर्न्स विच इज कमिंग टूवर्ड्स द एशिया। पर्शियन गल्फ में एंटर करते हुए इट यूज टू गो टूवर्ड्स उर, निपुर और किश। जैसे ही ये प्रोडक्ट्स उर, निपुर और किश पहुंचते थे, आप समझ जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रोडक्ट्स वहां पर पहुंचते हैं। सवाल यह बनता है कि ये प्रोडक्ट्स हुआ क्या करते थे। सबसे ज्यादा गुजरात की जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो बीड मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। हम बीड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, कार्नेलियन बीड्स हो, अजेट्स हो, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो, वो सब कुछ मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हुआ करता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। कॉटन एक्सपोर्ट्स was the biggest and the most important exports of the Indus Valley civilization। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से कॉटन को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हम कुछ मंगाते भी थे। दिस वॉज द मेजर एक्सपोर्ट बाय द वे। इसके अलावा आइवरी वॉज ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड। तो ये सब आप एक्सपोर्ट के बात कर सकते हैं। इंपोर्ट जो हमारे लिए होता था वो सबसे था इंपॉर्टेंट टिन। हम अफगानिस्तान से टिन मंगाते थे। कॉपर, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के खेतरी माइन से आया करता था। सो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग हैपन टू बी कालीबंगन, जहां पर बहुत सारे बैंगल इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। उसके अलावा बनावली इन हरियाणा या रोपड़ इन पंजाब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हाउसेस हुआ करते थे। अब बात यह आ गई है कि क्या सिर्फ सी के थ्रू एक्सपोर्ट होती थी? ऐसा नहीं है। हम सी और लैंड दोनों के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे। आइए देखते हैं लैंड रूट को। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, वी ऑल इंडियंस नो दैट इट्स वेरी टफ टू कम वाया द खाइबर पास। खाइबर पास से भारत में आना बहुत टफ है। तो बात यह था कि इंडस वैली के लोग इस पार्ट से कैसे ट्रेड किया करते थे। एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट पासेस हुआ करती थी जो ठीक अफगानिस्तान और प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बीच में है। वो है बोलन पास, गोमल पास एंड मूला पास। तीन पासेस हुआ करती थी, बोलन, गोमल एंड मूला पासेस, जो आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच को जोड़ती है। यही पासेस वर बीइंग यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। तो सामानें जो रोपड़ से चल रही हैं, जो बनावली से चल रही हैं, वो हड़प्पा में जाकर बोलन, गोमल और मूला पास से होकर इंपॉर्टेंट सिटीज के थ्रू जाया करती थी। एक इंपॉर्टेंट सिटी थी अफगानिस्तान में, आज के प्रेजेंट अफगानिस्तान में, जो शायद इंडस वैली का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सिटी आप कह सकते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस उसे नॉर्दर्न मोस्ट नहीं मानते हैं। हिस्टोरियंस उसे आइसोलेटेड सिटी मानते हैं। वो सिटी थी शॉर्टुघाई की। सो शॉर्टुघाई जो अफगानिस्तान में है आज, वो सबसे उत्तर में थी। एक्चुअली सबसे उत्तर में मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे उत्तर में सीट्स या सबसे नॉर्थ में साइट मानी जाती है। लेकिन शॉर्टुघाई उससे भी ऊपर है अफगानिस्तान में, जो आइसोलेटेड सिटी मानी जाती है। सो शॉर्टुघाई से होकर वो हिसार, आप हरियाणा का हिसार इसे मत समझिएगा। हिसार इज अनदर सिटी विच इज इन द बॉर्डर्स ऑफ ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो हिसार, और उसके बाद गियानी, और फिर गियानी के बाद ये आता था किश में। सो दिस वॉज द नॉर्दर्न साइट, द ओवरलैंड साइट विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स या इंडस वैली के लोग लैंड साइट्स भी यूज करते थे और सी रूट्स भी यूज करते थे। प्लीज अंडरस्टैंड कि हिमालय की जो हमारी नेचुरल डिफेंसेस हैं, वो अलाउ नहीं करती थी अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान वाले एरिया से ट्रेड करना। इसीलिए टूवर्ड्स द
सिस हिंदुकुश साइड, हिंदुकुश के इसी पार में सारे के सारे आपको इंडस वैली के साइट्स मिलेंगे। और इसके ऊपर या इसके ऊपर हो रहे ट्रेड का कोई विकल्प या कोई भी अगर हम कहें तो एविडेंस हमें नहीं मिलता है। हमें एविडेंस ओवरलैंड ट्रेड के थ्रू मिलता है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अस हियर। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्टर्न साइड से भी अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट सिटीज जो सबसे वेस्टर्न साइड है, माफ करिएगा, सबसे टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड है, वो है आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। सो आलमगीरपुर से लेते हुए कालीबंगन या रोपड़ या बनावली, ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हुआ करते थे, उससे आप होकर हड़प्पा जाएंगे जो रावी नदी के इस साइड में है। सो हड़प्पा जाकर आप फिर पासेस के थ्रू जाएंगे। सो हड़प्पा उत्तर में यानी कि नॉर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप सी रूट के थ्रू क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु बना मोहेंजोदाड़ो, जो आप यहां पर देख रहे हैं ना। मोहेंजोदाड़ो वाज वन सच, इफ आई वुड से, सिटी जहां पर एक हिस्टोरियन फेयर सर्विस, जिनका बहुत ज्यादा रिसर्च है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कहते हैं कि एक जमाने में 41,000 लोग रहा करते थे। इतनी बड़ी सिटी थी, 3 लेयर में बसी हुई थी। और ये एक तरीके से अगर मैं कहूं तो एक्सिस में है, बिकॉज अगर आप सी रूट क्रॉस करना चाहते हैं तो मोहेंजोदाड़ो को टच किए बिना आप नहीं जा सकते। ये एक इंपॉर्टेंट सिटी थी। मोहेंजोदाड़ो के साथ यहां पर एक छोटी मोटी सिटीज हैं, आमरी, कोट डीजी, एंड देन द होल एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात में छोटे से लेके बड़े साइट्स बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। Now, all of this area led to the exports of Indus Valley civilization towards the Mesopotamian civilization. ये आदान प्रदान चला करता था। लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चरण की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कि अचानक से इतना समृद्ध इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे होता है, इसकी कहानी क्या है, आइए देखते हैं उसी के मैप में। तो दोस्तों, तीसरे और आखिरी पार्ट में बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब कैसे हो गई, खत्म कैसे हो गई। आइए देखते हैं उसके रीजंस। और एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, और ऐसे रीजन है कि वो आपको वैदिक काल में भी ले जाएंगे। जी हां, आइए देखते हैं बात क्या थी। बात यह थी कि जो इंडस वैली का न्यूक्लियस हुआ करता था, इंडस वैली की जो मेन सिटीज हुआ करती थी, वो अचानक से खत्म होने लगी फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1900। सो 1900 BCE से ऑलमोस्ट इंडस वैली की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे हड़प्पा हो, मोहेंजोदाड़ो हो, आमरी हो, देसलपुर हो, धोलावीरा हो, कालीबंगन हो, ये सब डिक्लाइन होने लगी। आइए देखते हैं इनके मैपिंग्स, राइट। सो ऑलमोस्ट 2500 से लेके 1900 तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज में रही, और उसके बाद से हमें डिक्लाइन देखने को मिलने लगा। इसके पहले तो ये स्टार्टिंग फेज में थी ही। देखते हैं फॉर एग्जांपल मोहेंजोदाड़ो, यहां पर हड़प्पा, अगेन मैं मैप कर रहा हूं और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो वापस झेलम, चेनब और उसके बाद रावी के टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड यू हैव हड़प्पा। अब हड़प्पा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी भी खत्म हो रही थी। एक हिस्टोरियन को यहां पर बहुत सारे स्कल्स मिले एक साथ, बहुत सारे नर कंकाल, और वो भी सिर्फ कटे हुए। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा कि देखो भैया, हड़प्पा पे हमला हुआ है, इसीलिए ये सिटी खत्म हो गई। तो चलो मान लिया जाए कि हड़प्पा पे हमला हुआ है, तो हड़प्पा जैसी सिटी खत्म होनी चाहिए। मोहेंजोदाड़ो क्यों खत्म हुआ? जब मोहेंजोदाड़ो की खुदाई हुई तो पता चला कि मोहेंजोदाड़ो में 7 लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट है, सैंड एंड क्ले है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह मट्टी है, दूसरी जगह क्ले है, एक जगह मट्टी है, दूसरी जगह क्ले है। मट्टी का मतलब वो सिल्ट जो नदियां लेकर आती है बाढ़ के साथ, और दूसरी क्ले का मतलब कि आप जगह बना रहे थे, ऊपर आप अपनी रिहाइश बना रहे थे। यानी कि मोहेंजोदाड़ो में 7 बार फ्लड आए और फ्लड के बाद लोगों ने वापस अपना घर बनाया, फ्लड आए और वापस अपना घर बनाया। सो 7 लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट ऑल्टरनेट। तो यह पता चला कि मोहेंजोदाड़ो में तो फ्लड आए हैं, चलो हड़प्पा में हमला हुआ है, मोहेंजोदाड़ो में फ्लड आए हैं। लेकिन
ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो ऑलमोस्ट 12,90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई, 1.2 मिलियन स्क्वायर मिलियन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहानी बताई थी, बहुत ही सिंपल चीज थी। वो चीज ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले सिटीज थी, जिसको मैंने आपको बताया था नल नदी के आसपास में थी, जो क्वेटा थे, मुंडीगाक, क्वेटा या जोब, कुली और नल, ये इंपॉर्टेंट सिटीज टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड थे, यानी कि इंडस के वेस्ट साइड में। और जब मैच्योर पीरियड आता है तब सिटीज कहां आने लगी? टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, यानी कि इंडस पे आने लगी। सबसे ज्यादा सिटीज आपको हड़प्पा की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की गुजरात में देखने को मिली, राइट? एक नदी का जिक्र मैंने नहीं किया है और वो नदी बहुत अच्छे से डिक्लाइन को बताती है। एक्चुअली हड़प्पा पे जो हमला हुआ था वो इनकंक्लूसिव था, वो प्रूफ नहीं था। एक्चुअली वो सिमेट्री एच कल्चर ये बता रही थी कि नरकंकाल जो वहां पर पड़े थे वो अलग अलग स्टेजेस के पड़े हुए थे, वो अलग अलग टाइम पीरियड के पड़े हुए थे। शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस की जा रही हो या कुछ और मामला हो। हमले की कोई चीज हमें मिलती नहीं है। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें वेपन्स नहीं मिलते हैं, वी डोंट फाइंड वेपन्स। तो ये ज्यादातर एक मर्चेंट बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। नाउ अगर हमला एक सही रीजन नहीं है या फ्लडिंग सिर्फ मोहेंजोदाड़ो के बारे में बताता है, तो असली रीजन क्या है? असली रीजन आता है आंसर सरस्वती से। जी हां, वही नदी जो हरियाणा में एक जमाने में बहती थी, जिसको घग्गर हाकरा के नाम से जाना जाता था। ना घग्गर हाकरा ठीक इस तरीके से अपने आप को इंडस वैली में जोड़ती थी या इंडस की नदी में जोड़ती थी, और इसी के पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 30 से 35 इंडस वैली के साइट्स मिला करते थे। एक जमाने में इंडस वैली के साइट्स इसी के पास में मिला करते थे। नाउ अब ये नहीं मौजूद हैं, यानी कि लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे इंडस वैली के बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स। ये हमारा जो हिंदू कुश वाला माउंटेन है या ये जो हमारा हिमालय फॉर्मेशन है, ये हमेशा यूरोपियन प्लेट के अंदर सबडक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर जाता है, और ये जो टकराव पैदा होती है उसके वजह से हिमालय फॉर्मेशंस हमारे पास मौजूद। नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक मूवमेंट, ये टेक्टोनिक मूवमेंट जब जब होता था, अर्थक्वेक्स आते थे और अर्थक्वेक्स के साथ रिवर शिफ्टिंग भी होती थी। रिवर शिफ्टिंग बताया जाता है बाय हिस्टोरियंस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली साइट्स। इंडस वैली साइट्स का ये सबसे बड़ा कारण था कि बार बार फ्लड्स आते थे, बार बार रिवर शिफ्ट होती थी, और कई सारे रिवर तो गायब भी हो गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अबाउट द घग्गर हाकरा रिवर। तो सवाल आता यह है कि अगर इतने बड़े तौर पर इंडस भी प्रभावित थी, झेलम भी प्रभावित था, चेनाब भी प्रभावित थी और घग्गर हाकरा भी प्रभावित था, तो लोग कहां गए? लोग गए टूवर्ड्स द ईस्ट साइड। जी हां, यही इसका एक्चुअल आंसर है। मैंने आपको क्या बताया दैट बाय 1900 ऑफ बीसी इंडस वैली खत्म हो जाती है, तो लोग नहीं खत्म होते हैं। जी हां, 3 इंपॉर्टेंट कल्चर्स जो सिविलाइजेशन तो नहीं थे, कल्चर थे, कॉपर के यूज करने वाले कल्चर्स ही थे, वो भारत में आ रहे थे। 3 इंपॉर्टेंट कल्चर्स, प्लीज नोट दिस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 इंपॉर्टेंट कल्चर थे आहार और बनास, जो राजस्थान में पाए गए, एक कयाथा कल्चर जो मालवा में पाया गया, और उसके नीचे महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर, जो प्रेजेंट डे इनामगांव, पुणे या दाइमाबाद के आसपास में महाराष्ट्रियन साइट्स हैं। ये तीनों साइट्स का मतलब क्या? ये तीनों साइट्स कॉपर को यूज किया करते थे। जी हां, वही कॉपर जो इंडस वैली के लोग यूज किया करते थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि इनका टाइम पीरियड क्या था। इनका टाइम पीरियड फ्रॉम अराउंड 2500 BC टिल
1400 BCE। जी हां, इनके डिक्लाइन के बाद भी चला, 400 साल बाद में भी चला। यानी कि जगह खराब हो रही थी, जगह इनहैबिटेबल हो रही थी, जगहों में रहने लायक आप नहीं बचे थे, लेकिन लोग खराब नहीं हो रहे थे। इट वॉज पीपल हु वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दीज स्मॉलर कल्चर्स। अब एक सिविलाइजेशन नहीं रहा, बड़ी बड़ी सिटीज नहीं रही, टाउन्स नहीं रहा, ड्रेनेज पैटर्न्स नहीं रहा, लेकिन ये नॉन हड़प्पन चाल्कोलिथिक कल्चर्स जरूर भारत में बनने लगे। और यही कारण था कि एरिया डिक्लाइन होता है, लोगों का डिक्लाइन नहीं होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन अपने आप पे मौजूद थी। ये वही कहा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्क्रिप्ट दोनों का क्यों आता है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया से मैच नहीं करती है। मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट डेसिफर हो चुकी है, यानी कि डिकोड हो चुकी है। इंडस वैली की आज तक डिकोड नहीं हुई। ब्रिटिशर्स ने हमें कहा था कि आपने कॉपी किया है, अगर हम कॉपी करते तो हमारे भी आप पढ़ लेते स्क्रिप्ट, आपने तो नहीं पढ़ पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा बेक्ड ब्रिक्स को यूज किया करती थी, यानी कि हम भट्टी में बनाए हुए ब्रिक्स को यूज किया करते थे, इसलिए हमारी सिटीज आज भी खड़ी हुई हैं। मेसोपोटामियन सिटीज को देखने आपको नहीं मिलता है, बिकॉज वो सन बेक्ड ब्रिक्स यूज किया करते थे। और ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत डिफरेंसेस हैं इंडस वैली और मेसोपोटामिया में। सो ओरिजिन, ट्रेड और डिक्लाइन, ये तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी स्टोरी है। ये क्विंटेसेंशियल इंडियन स्टोरी है। आई होप इस लेक्चर के थ्रू और इस स्टोरी के थ्रू आपको पता चला होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने या इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का एक बड़ा रीजन इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस भी था। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर रहा हूं कि हड़प्पा में जो हमला हुआ था, क्या वो किसी बाहरी या किसी अन्य लिंग्विस्टिक ग्रुप ने आके किया था। आप सही समझ रहे हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द आर्यन डिबेट। और ब्रिटिशर्स ये बात बार बार कहते थे कि हड़प्पा में हमला पुरंदरों ने किया है। द वर्ड पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, जो फोर्ट को तोड़ने वाला है। एक और हिस्टोरियन ने कहा था कि हरियुप्रिया यानी कि हड़प्पा वैदिक एज में मेंशन्ड है। ऋग्वेद में एक टाउन का नाम है हरियुप्रिया, और उस टाउन को तोड़ने वाले पुरंदर यानी इंद्र। यानी कि क्या आर्यंस थे जो आकर इंडस वैली को तोड़ रहे थे? बिकॉज आर्यंस का एज कुछ ज्यादा अलग नहीं है। 1500 से लेके 600 BCE तक आर्यंस भारत में आना शुरू हो जाते हैं, या भारत में मैप में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या वो बाहर से आए भी थे कि नहीं आए थे, यही सवाल है। और क्या वो इंडस वैली के खत्म होने का एक कारण थे? हम देखेंगे इन द थर्ड लेक्चर वेयर वी विल मैप द आर्यंस ऑफ इंडिया। और एक बात दोस्तों, स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका हमारे साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक जुड़ के रहने का मौका। जी हां, हम जानते हैं कि आप अपनी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर 8 महीने के बाद अपने घर चले जाते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका नाता टूट सा जाता है। हम नहीं चाहते कि आपकी और हमारी इंटरेक्शन टूटे, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच इन 3 phases, दैट इज इन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इन प्लैटिनम द आइडिया इज टू बी विथ यू फॉर 42 months, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी तो आप ऑफलाइन मोड में करेंगे ही, लेकिन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दैट अलाउज यू टू रिवाइज योर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और रिविजन और ज्यादा गहरी और पक्की हो सकती है प्रोवाइडेड you do it with us, right? What is more a better way than to do with us, right? So पहले तो आपका सिलेबस खत्म ही नहीं होता था, लेकिन अब खत्म ही होगा। 8 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वापस इसे रिवाइज करने के लिए 2 या 3 या 4। बाय द वे, आप जैसे ही कॉलेज खत्म कर सिलेबस पढ़ने या इवन एलिजिबल होंगे, आप एक 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके स्टूडेंट से ज्यादा रिवीजन कर चुके होंगे यूपीएससी के सिलेबस को। यही चीज है हमारे पैकेजेस में, गोल्ड,
सिल्वर और प्लैटिनम में। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैटिनम है। देखिए ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ऐश लाइव। फैकल्टी कोड्स यूज करिए, ऐश लाइव कोड यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। आइडिया है कि आप हमारे साथ मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए जुड़े। टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप्स, गाइडेंस, बुक्स, करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स अब यूपीएससी 1.5 साल से ज्यादा से पूछ रही है, राइट? 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट यही चीज आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देगी। एक एवरेज स्टूडेंट की तैयारी, एक मुकम्मल तौर पर स्मार्ट स्टूडेंट या कटिंग एज स्टूडेंट की तैयारी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो यू हैव टू चूज द राइट पाथ। यूज द कोड ऐश लाइव, ज्वाइन आवर क्लासेस। क्लासेस में डिस्कशन का लेवल और अच्छा होता है। मुझे तो पर्टिकुलरली हिस्ट्री पढ़ाने में डिस्कशंस में और ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम श्योर दैट आपको भी आएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम और ज़्यादा महीन तरीके से, बारीक तरीके से देख सकेंगे। एंड दैट हेल्प्स यू इन राइटिंग योर आंसर्स, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Join the course. Use the code ASHLIVE. See you there in the classes. The batches are starting soon. 10th of October से शुरू हो रहे हैं. So please don't waste any time. Batches भर जाएंगे. So use the code ASHLIVE. Take the admissions. See the differences for yourself. Thank you for watching History of Bharat through Maps. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।